नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ 2020 के टेस्ट 15 के बारे में। यहाँ पे अब तक हमने 14 टेस्ट जो है उनको डिस्कस कर लिया है। बाइलिंगुअल आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई गई है और सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं विद द एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो अब तक आपने जो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस का जो सही होने का अनुपात है वो आपने यहाँ पे बताया है। अब से आप अपने क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं वो बताइए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं वो कहाँ पे गलत हो रहे हैं वो भी आप बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारे इस ईपीएफओ 2020 के लिए चलाए गए पेड ग्रुप के बारे में। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसके अंदर आपको सेक्शन वाइज और फुल लेंथ दोनों टेस्ट मिलेंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर हियर। इसके अलावा हमारा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप चलता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो फ्री कंटेंट है वो इजीली मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में जो इस टेस्ट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दैट which of the following statements are correct about genetically modified organisms। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं उनके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। सो पहला स्टेटमेंट दिया गया है इट इज एनी ऑर्गेनिज्म whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques। ऐसा कोई जीव जिसके जेनेटिक आप ये कह सकते हैं मटेरियल को, आनुवांशिक चीजों को आनुवांशिक इंजीनियरिंग के तकनीकों के तहत बदल दिया जाता है, क्या इसी को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। देन सेकंड स्टेटमेंट इज दिस क्रिएट्स combinations of plant, animal, bacteria and virus genes that don't occur in nature। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है बट अपन प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया और वायरसेस के जीन्स के थ्रू अपन उनका संयोजन करते हैं और उसको उस कॉम्बिनेशन को बनाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। देन थर्ड स्टेटमेंट इज a wide variety of organisms have been genetically modified from animals to plants and microorganisms। तो क्या ये बात सही है जहां पे कहा गया है कि जीवों की एक विस्तृत विविधता को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। अब देखिए बहुत सी आपको ऐसी आप ये कह सकते हैं एक पूरा आपको ग्रुप मिलेगा, एक पूरी आपको कल्चर मिलेगा जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं यूजिंग दी जेनेटिकली, ये जो हम इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं इसके तहत। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा यहाँ पे सही है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे रिलेटेड है अबाउट दी बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए पहले हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक्चुअली होती क्या है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है इट इज अ सेट ऑफ रूल्स टू जनरेट सिस्टमेटिक नेम्स। तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिकली किसी भी चीज का नाम जो है, नामकरण जो है उसको हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दी बायोडाइवर्सिटी। देन सिस्टम ऑफ नेम्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट फील्ड। किसी भी एक स्पेसिफिक क्षेत्र के अंदर अपन एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ नेम्स को यूज कर सकते हैं। अगेन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। एंड देन द थर्ड वन इज एग्जांपल ऑफ नोमेनक्लेचर इज द लैंग्वेज ऑफ स्कल्पचर। तो यहाँ पे कहा गया है जो स्कल्पचर्स होते हैं या फिर जो इनकी लैंग्वेज होती है ये क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 जो है वो सही स्टेटमेंट मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो आता है अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसके रिलेटेड आपको कौन से आर्टिकल्स जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 जो है वो रिलेटेड है किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए जब आप पढ़ाई करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में, तो उनके बारे में भी आर्टिकल्स जो है यहीं पे आप पढ़ेंगे। तो उन्हीं से संबंधित आगे आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलेंगे। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ये किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, इसका उत्तरदायित्व जो है वो किसके प्रति होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका सही आंसर है 74 एंड 75, इट मींस 1 एंड 4, जो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दी राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में हमें जो सही स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ पे जानने हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि राज्यसभा सदस्यों में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। तो अगर आपकी जो राज्य विधानसभा है उसको चुन लिया गया है तो उस राज्य विधानसभा के अंदर, उस राज्य की विधानसभा के अंदर जो निर्वाचित सदस्य है वो मिलकर उस स्टेट से राज्यसभा के जो सांसद हैं उनका चुनाव करेंगे। सपोज आपका राज्य है राजस्थान, तो आप जो राजस्थान की जो राज्य विधानसभा है वहां के लोग मिलके या वहां के विधायक जो है जो वहां के विधायक है वो मिलके राजस्थान से जो राज्यसभा के प्रतिनिधि होंगे उनको चुनेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट इज केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है जिसे इस उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है। अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ऑप्शन बचता है डी जो यहाँ पे करेक्ट है। अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दी आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है दैट इट इज लीडिंग एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ द यूनिवर्स बिगेन। तो यहाँ पे आपको जो ये स्टेटमेंट मिलता है ये गलत है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के सिद्धांत जो है आर दी सेम फॉर ऑल नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जर्वर्स जो एक्सेलरेटिंग नहीं है and that the speed of light in a vacuum was independent of the motion of the all observers। तो यहाँ पे कहा गया है कि सभी पर्यवेक्षकों की गति जो है वो स्वतंत्र है। कहाँ पे, वैक्यूम में, प्रकाश की गति से क्या है, स्वतंत्र है, अगर आपके पर्यवेक्षक जो है वो नॉन एक्सेलरेटिंग है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज इवेंट्स दैट अकर एट द सेम टाइम फॉर वन ऑब्जर्वर could occur at different times for another। तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2, इन दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए कोई एक घटना जो है वो अलग अलग टाइम पे घटित हो सकती है। ये है सापेक्षता का सिद्धांत। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो मिलता है डी, 2 और 3। उसके बाद क्वेश्चन आता है अबाउट दी एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो देखिए पहले हम जानते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो होता क्या है। तो देखिए अराउंड दी सन आपको एक बेल्ट मिलेगा जिसकी शेप कैसी होगी, टोरस शेप जो है। यहाँ पे देखिए मैं टोरस शेप 3D आर्किटेक्चर तो मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपकी एक टोरस शेप्ड स्ट्रक्चर है जो अराउंड दी सन मिलेगी आपको, और इसकी डिस्टेंस कितनी मिलेगी, 2.3 AU से लेके 3.3 AU। AU यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो होती है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसकी जो आप ये कह सकते हैं जो डिस्टेंस है वो हमने डिस्कस करी। इसके अलावा इसकी साइज क्या है, वो है टोरस शेप, इसकी साइज आपको मिलेगी। देन इट इज लोकेटेड
रफली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स जुपिटर एंड मार्स। तो सन के अराउंड आपको मार्स मिलता है, देन आपको जुपिटर मिलता है। तो ये इसका मतलब ये है कि जो आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलेगा वो इन दोनों के बीच में मिलेगा, टोरस साइड्स के अंदर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कौन सा है? ए है, जिसमें 1, 3 और 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दी महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है इन मार्च 1920 महात्मा गांधी इश्यूड अ मैनिफेस्टो डिक्लेयरिंग अ डॉक्ट्रिन of the non-violent non-cooperation movement. गांधी through this manifesto wanted people to। तो गांधी जी जो असहयोग आंदोलन था उसके द्वारा क्या आप ये कह सकते हैं कि लोगों तक एक्सलेट करना चाह रहे थे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, अपनी ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी थी जिसको वो मनवाना चाह रहे थे? तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी का मेन मोटिव इसके अंदर था कि हमें स्वदेशी सिद्धांतों को अपनाना है, हमें हमारे स्वदेशी प्रिंसिपल जो है उनको अडॉप्ट करना है। इसके अलावा हाथ से कटाई जो की गई है, बुनाई जो की गई है, इन सभी चीजों को हमें अपनाते हुए स्वदेशी चीजों को अपनाने की आदत डालनी है। और जो समाज के अंदर जो अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी है, उसको हमें समाज से हटा देना है। इस प्रकार के सिद्धांतों के साथ गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है चलाया गया था, जो अहिंसात्मक एक आंदोलन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद जो प्रश्न है वो हमें पूछा गया है अबाउट दी अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति जो है उसका नारा हमें दिया गया था डू और डाई। और ये नारा दिया किसने था? गांधी जी ने ये स्लोगन हमें जो है दिया था। तो गांधी जी ने ये स्लोगन हमें दिया था। और इस स्लोगन आप ये कह सकते हैं जो ये पूरा का पूरी जो अगस्त क्रांति थी इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको आधिकारिक तौर पर जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ लॉन्च किया गया था। और इसी के अगले दिन लॉन्च करने के बाद कांग्रेस के सभी जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये किसका जवाब था? ये गांधी जी ने जो डू और डाई का आह्वान किया था उसका जवाब ब्रिटिश सरकार ने दिया था। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर है बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें पूछा गया है अबाउट दी बेनिफिट्स ऑफ द नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। तो देखिए, प्रश्न में आपके आ रहा है करियर सर्विस। तो जो हमारे युवा है उनके फ्यूचर से रिलेटेड, उनके करियर स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड ये जो प्रोजेक्ट है, तो ये क्या करता है? ये ऑफर करता है फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। देन इट इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, ये जो है ट्रेनिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट, 2 यहाँ पे करेक्ट है। देन ये बोल रहा है कि जो सब्सिडी का ये एक प्लान है जो बैंक अकाउंट्स के अंदर दी जाएगी, ये गलत है यहाँ पे। एंड देन द फोर्थ वन इज इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन that provides a wide array of employment and career related service to the citizens of India। तो जो भारत के नागरिक है उनको करियर रिलेटेड जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती है, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 जो है वो स्टेटमेंट ये आपको करेक्ट मिलते हैं। और इसमें ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है वहां पे 1, 2 और 4 जो है वो सही बताया गया है। अब प्रश्न आता है अबाउट दी सेविंग्स बॉन्ड्स स्क्रिप्ट। तो देखिए, सेविंग्स बॉन्ड स्क्रिप्ट कब जो है वो न्यूज के अंदर या इमेज के अंदर आते हैं? जब आरबीआई जो है वो कट करती है अपनी रेपो रेट के अंदर। देखिए, आरबीआई जो है वो अपनी रेपो रेट के अंदर कम जो कब करते हैं? रेपो रेट का कट करने का मतलब है कि आरबीआई जो है अब जो बैंकों में पैसा जो है वो डालने की स्पीड है उसको बढ़ाना चाह रही है। बैंक जिस दर पे पैसा लेंगी उस दर को और कम कर दिया गया है ताकि बैंक जो है वो और पैसा ले सके। अब जब बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक उस पैसे को ट्रांसमिट कर पाएगी जनता तक। अब जब लोगों तक पैसा पहुंचेगा तो हमारी इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। इसीलिए
ये जो आपका सेविंग बॉन्ड स्क्रिप्ट है ये रेफर करता है कि आरबीआई जो है जब अपनी रेपो रेट को कम करेंगी उस वक्त हमें हमारी जो जनता है वहां पे पैसे को इन्वेस्ट करना है या लिक्विडिटी को इंक्रीज करना है वहां पे। देन द मूव कम्स इन लाइन विद द कट इन डिपॉजिट रेट्स बाय बैंक्स एंड स्मॉल सेविंग रेट बाय द गवर्नमेंट। इट मींस अब बैंक्स जो है उनका मेन मोटिव है जनता को पैसा देना, न कि उनको डिपॉजिट रेट बढ़ा के उनसे पैसा लेना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। देन देयर आर नो मैक्सिमम लिमिट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दी बॉन्ड्स। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो था वो यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि हमें लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है, बट जो स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे आपको 2 मिला है उसमें भी हमें जो स्मॉल सेविंग्स है या डिपॉजिट्स है वो लेने नहीं है, इसलिए उन रेट्स में भी कट करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी यहाँ पे सही है। और इन बॉन्ड्स के अंदर जो है ये बॉन्ड्स जो है इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं अब दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो हमें पूछा गया है अबाउट दी बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा किसके बारे में? इकोनॉमी या फिर आप कह लीजिए जो अकाउंटेंसी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है दैट बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो बैलेंस शीट है, आय का आपका स्टेटमेंट है, आपके पैसों का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो सब के सब आपके क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। देन सेकंड वन इज स्टेटमेंट्स ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये जो बात कही गई है ये सही है? ये यहाँ पे सही नहीं है। दैट इज ऑल्सो ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन थर्ड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट दैट समराइज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो समराइज करते हैं आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, अबाउट योर बिजनेसेस को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है वो आपको करेक्ट मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें पूछा गया है अबाउट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है दैट सच एस्टेब्लिशमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड फॉर फंड रेजिंग सर्विसेज टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और पब्लिक। तो जनता की सेवा के लिए लोगों से पैसा जुटाना या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से फंड रेज करना, ऐसी आप ये कह सकते हैं मोटिवेशन के साथ जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जाती है तो उसको हम कह सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकंड स्टेटमेंट इज ये जो सोसाइटीज हैं, ये जो ट्रस्ट हैं, इनको एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में जो है वो स्थापित किया जाता है या इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 भी यहाँ पे सही है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 बचता है, हमें उसको जानना है। तो इनके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी जो सैलरीज आती है वो कहाँ से आती है? देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी इनके पास फंड रेजिंग के अलावा दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाते हैं, तो इनके जो एम्प्लॉइज होंगे उनकी सैलरीज भी यहीं से जनरेट होती है। बट ये बोल रहा है स्टेटमेंट की यहाँ से नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर ए यानी कि 1 और 2 जो है वो आपको करेक्ट मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है अबाउट दी गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर, और यू कैन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आपके बिजनेस के अंदर एक नया पार्टनर जब आता है तो वहां पे गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो किस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, ये पूछा गया है। सो व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो ये कहना चाह रहा है कि जब एक आपका नया पार्टनर आता है तो उसके जो गुडविल का जो आप ये कह सकते हैं उसको पेड किया जाता है, दैट इज प्राइवेटली। देन द सेकंड स्टेटमेंट इज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो कब आता है? जब वो अपना जो शेयर है वो गुडविल के अंदर कैश के रूप में लेके आता है तब। एंड व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट मिलते हैं दैट जब आपका जो नया पार्टनर आ रहा है उस पार्टनर के द्वारा जब गुडविल है वो किस फॉर्मेट के अंदर लाई जा रही है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही होगा,
लेकिन हमें जानना है कि सेकंड स्टेटमेंट जब है वो कैश के अंदर आपकी गुडविल लेके आ रहा है, एंड देन थर्ड स्टेटमेंट इज दैट आपका जो पार्टनर है वो शेयर जो लेके आ रहा है बट वो कैश के अंदर नहीं लेके आ रहा है। तो ये दोनों ही सिनेरियो बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका गुडविल के बारे में तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू the coverage of the court on wages 2019 bill। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है that it applies to all employees, again this statement is correct, then it doesn't apply to all employees, ये गलत है। then the third statement is the central government will take the wage related decision for employment such as mines, oil fields and railways। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस प्रकार से जो जो क्षेत्र है हमारे उनसे संबंधित जो हमारे कर्मचारी है उनके लिए डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हमें पूछा गया है अबाउट दी वन स्टॉप सेंटर स्कीम, वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में, जो किसके बारे में चलाई गई है। तो वो चलाई गई है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, या फिर जो टू फैसिलिटेट या असिस्ट इन फिलिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR जो है उसको फिल करने के अंदर हेल्प करने के लिए वन स्टॉप सेंटर स्कीम चलाई गई है या महिलाओं की हेल्प करने के लिए चलाई गई है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 जो है वो आपका सही है। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर जो है वो होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है that what is या फिर which of the following statements are correct about the child labor। तो चाइल्ड लेबर का जो एक्ट है 2016 जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है that it will also make the employer employing any child or absolvent in contravention of the act cognizable। तो यहाँ पे देखिए ये नियोक्ता को किसी भी बच्चे या किशोर को अधिनियम संज्ञेय के उल्लंघन में नियोजित करेगा। तो अगर जो एम्प्लॉयर है उसने किसी बच्चे को या फिर जो टर्म्स पे बच्चों को या फिर जिस एज से नीचे अगर बच्चों को नहीं एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता उस सिचुएशन में भी अगर उनसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है उस सिचुएशन में ये एक्ट जो है उनको संज्ञान में ला सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज द एक्ट अलाउज द गवर्नमेंट टू बार द एम्प्लॉयमेंट ऑफ adolescents that are working in any hazardous conditions। तो ये कह रहा है अधिनियम जो है सरकार को उन किशोरों के रोजगार पर रोक लगाने की अनुमति देता है जो किसी भी खतरनाक परिस्थितियों पर काम कर रहे हैं। अगर कोई किशोर या युवा जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन पे काम कर रहा है, ऐसी लोकेशन पे काम कर रहा है जहां पे उसकी जान को खतरा है, तो उन सिचुएशंस पे सरकार जो है वो आप ये कह सकते हैं रोक लगा सकती है, अनुमति उनको दी जाती है। देन थर्ड स्टेटमेंट इज according to this amendment in the act the government of India will provide stricter punishments for the employer who violate the act। अगर कोई एम्प्लॉयर इस एक्ट को आप कह सकते हैं उल्लंघन करता है तो उसको कड़ी सजा जो है वो दी जा सकती है। तो यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट द स्टार्टअप इंडिया जो हमारी स्कीम है उसके लिए। तो देखिए ये किस को सेंटर में या फोकस में रख के बनाई गई है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। पहला सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, मतलब कि हमारे जो जहां पे भी जो हमारा हमारा जो युवा है वो अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाह रहा है, महिलाएं जो हैं हमारे जो ग्रामीण जो लोग हैं उन सभी को जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनको सही तरीके से गाइड किया जा सके, उस तरीके को सिंप्लीफाइड किया जा सके। तो ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देन बी इज फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, तो उनको फंड प्रोवाइड करना भी ये भी सही है। देन इंडस्ट्री या एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, तो आपने सुना होगा कई बार इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में, तो वो भी यहाँ पे आते हैं इमेज के अंदर। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इसका सही उत्तर हुआ डी उपरोक्त सभी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें वो पूछा गया है अबाउट दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट या फिर आशा सहयोगिनी का नाम आपने सुना होगा, उनके बारे में कौन सा कथन जो है
वो सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ये एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, तो ये बात सही है कि ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। और ये जो इनिशिएटिव जो है लिया गया है या जो इसको मैनेजमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। किसके अंडर, अंडर दी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, 2 सही है। एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हैं भारत सरकार के अंदर बाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के भाग के रूप में भी इसको स्थापित किया गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो है, यहाँ इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको 2 स्टेटमेंट, कौन सा, पहला और दूसरा जो है वो आपको सही मिलता है, क्योंकि पहला और दूसरे जो है सेकंड स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे मिलता है वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसीलिए आपको सही उत्तर मिलता है 1 और 2, तो उसका सही उत्तर हुआ सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंग्लिश। तो पहला प्रश्न पूछा गया है इंग्लिश का, दैट राम इज वेरी ऑन मीटिंग फॉरेनर्स। तो राम इज वेरी कीन ऑन मीटिंग दी फॉरेनर्स, तो सी यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज अबाउट दी, दैट हमें एक सिमिलर वर्ड बताना है पायस के बारे में। तो देखिए पायस जो आपको एक आप ये कह सकते हैं एक शुद्ध या फिर एक रिलीजियस जो है उस प्रकार के इंसान के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तब इस दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए। तो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ दी पार्ट हमने कवर करने की कोशिश करी है ईपीएफओ से संबंधित। तो अब हमें ये बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, और जो गलत हुए हैं वो क्वेश्चन जो हैं वो क्यों गलत हुए हैं और उनका रीजन बताइए। और जो चीज मैंने कमेंट सेक्शन में पूछी है उनका जवाब जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।